ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। नेटवर्क 10 पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। और देश का आम बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया और इस बजट को लेकर चर्चाएं खूब हो रही है। खास वर्ग है युवाओं का, एंटरप्रेन्योर्स का, जो इस बजट से बेहद खुश नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ फ्रीबीज वाले लोग कहीं ना कहीं निराश नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए कि इस बजट में आपके लिए क्या महंगा हो गया है और क्या सस्ता हो गया है। कुछ बीमारियां जैसे कैंसर, शुगर और 7 दुर्लभ बीमारियों की जो दवाई है वो सस्ती हो गई है। खनिज, स्क्रैप, शराब और वायदा कारोबार महंगा हो गया है। हालांकि फार्मास्यूटिकल्स में बहुत राहत मिली है। इसके साथ और जानकारी भी आपको देते चले, इस नए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत ईज ऑफ लिविंग को ध्यान में रखा गया है। टीसीएस रेट को रिड्यूस किया गया है। डायरेक्ट टैक्सेस में कई तरीके के प्रावधान किए गए हैं। इन सब के साथ दिव्यांग लोगों का भी सरकार ने खास ख्याल रखा है। दिव्यांग जन कौशल योजना, दिव्यांग सहारा योजना, इसके साथ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और असिस्टिव डिवाइसेस इनके लिए बनाए जाने को भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ध्यान में रखा है। क्या क्या सस्ता हुआ, क्या क्या महंगा हुआ, ग्राफिक्स के जरिए लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल, अब आपको बता देते हैं कि क्या क्या सस्ता हुआ है। कुरियर से सामान भेजना सस्ता हो गया है। एयरक्राफ्ट निर्माण से जुड़ी चीजें सस्ती हो गई हैं। इसके अलावा सीएनजी और बायोगैस भी सस्ते हो गए हैं। तो तमाम चीजें सस्ती की गई हैं। खनिज, स्क्रैप, शराब, वायदा कारोबार करना सस्ता हो गया है। बिल्कुल सोनिया, बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, चीजें सस्ती हुई हैं, चीजें महंगी हुई है, लेकिन ये जो आम बजट है इसको देश का बजट कहा जा रहा है। देश का बजट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बजट में बहुत सारी चीजों को फ्रीबीज के तौर पर ना दे करके 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, आपको परिचय कराएंगे एक बार फिर से। डॉक्टर एसवी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं इसरो के। सर, बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 पर एक बार फिर से। और सवाल ये है कि विकसित भारत 2047 का सपना लेकर ये जो बजट तैयार किया गया है 2026 का, किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं? और इसरो से आप हैं और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, तो हमारे यहाँ पर इस बजट में अंतरिक्ष को लेकर, इक्विपमेंट्स को लेकर, सैटेलाइट्स को लेकर जो बातें निर्मला सीतारमण ने कही है, कितनी जरूरी थी भारत के लिए ये चीजें होनी? आपको नमस्कार और मिलियन व्यूअर्स ऑफ एएनजेड का मेरा तरफ से नमस्कार। और ज़रूर ये विकसित बजट है और आत्मनिर्भरता 2047 क्या प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा कर रहा है, उसका ज़रूर ये उसके तरफ जाने के लिए ये बजट बहुत ज़रूरी बजट और वेरी वेल मेड बजट आई शुड से। पहला आपने देखा होगा तो मैं पहला टेक्नोलॉजी, टेक्निकल हाईटेक एरिया, ये स्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में मैं बताऊंगा। इसको आपने देखा होगा तो 50,000 करोड़ बजट हैज बीन अलोकेटेड सेमीकंडक्टर फील्ड के लिए। और सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक मोबाइल में, हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, हर एक कार में, हर एक वस्तु, हमारा कमर्शियल वस्तु में सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 50,000 करोड़ उन्होंने सेमीकंडक्टर नंबर 2 बताया, वर्जन 2 के अलावा 50,000 crores allocation is a very great allocation, and more than that, the encouragement that is being given for the semiconductor industry in terms of the easiness in performing the industry, installation of the fabs, something similar to what is there in Taiwan, Korea and Singapore. वो ऐसा वो प्लान लेके आने के लिए ये बजट में बहुत एनकरेजमेंट है। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि अदर दैन सेमीकंडक्टर दूसरा कंपोनेंट्स भी है। एवरी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में कैपेसिटर, रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स और आईसीस वो सब भी होता है, उसके लिए भी बहुत इंकरेजमेंट दिया गया है। ये दूसरा है। तीसरा ये है, आप देखा होगा तो स्पेस बजट में दो होता है, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट। एक कैपिटल बजट में 8,200 करोड़ से इसको 6,100 करोड़ इट हैज बीन ब्रॉट डाउन टू 6,100 करोड़। ये बहुत अच्छा मॉडल है क्योंकि एनएसआईएल के वो प्रॉफिट क्या है, उनका बिजनेस क्या है, वो कैपिटल इक्विपमेंट का फिलअप कर सकता है, इसी के लिए वो आगे बढ़ सकता है। और आपको देखा होगा तो रेवेन्यू बजट में 5,100 करोड़ से 6,200 करोड़ तक इसको बढ़ावा, 7,200 करोड़ तक, दैट इज 2,000 करोड़ बढ़ावा दिया गया है। वो रेवेन्यू बजट से
बहुत सारा काम कर सकते हैं, और वो आउटसोर्सिंग और रियलाइजेशन ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर स्पेस, वो सब भी कर सकते हैं। ये बहुत बहुत बढ़िया और आगे देखने वाला और वेरी प्रोग्रेसिव बजट है, 2000 बिल्कुल बिल्कुल, विकसित भारत 2047 का सपना और उस पर आधारित यह बजट। और जैसा कि सर आप जिक्र कर रहे हैं सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, जिसका जिक्र किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने, जिस तरीके से बात हो रही है हर एक क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए, एआई से हम सीखने भी वाले हैं और एआई को हम सिखाने भी वाले हैं और तमाम क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ऐसे में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की बहुत जरूरत थी, क्योंकि सेमीकंडक्टर के तहत आते हैं तमाम वो सिलिकॉन चिप जिनका हाई टेक में विशेष करके इस्तेमाल होता है। और एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो टेलीस्कोप, इंफ्रा और तमाम चीजों पर भी व्यापक तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जोर दिया है और कुछ बदलाव भी बजट के आवंटन को लेकर किए गए हैं, जिसके बारे में जानकारी दे रहे थे एसबी शर्मा जी। और इसी बीच हमारे सहयोगी संतोष साहनी जी सोनभद्र से हमारे साथ बने हुए। संतोष का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आम बजट है, आम नागरिकों की इस पर क्या राय है, उनकी जो अपेक्षाएं थी। संतोष, क्या लग रहा है, लोग खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी, आपको बता दें कि आज केंद्र में वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया गया है, जिसमें आज मैं सोनभद्र चौपर में हूँ। मैं आम नागरिकों से पूछता हूँ कि यहाँ पर आज जो बजट पेश हुआ है उसमें लोगों को कैसा महसूस हो रहा है और क्या क्या इस बजट में लोगों को लाभ मिलेगी। आइए आप यहाँ के ग्रामीण से, यहाँ के लोगों से पूछते हैं। आप बताइए कि यहाँ पर जो आज बजट पेश हुआ है उस बजट को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत सरकार द्वारा जो आज बजट पेश की गई है, सबसे अच्छा उसमें शिक्षा और मेडिकल पे जिस तरह से ध्यान दी गई है, वाकई में कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा बजट लोग दिए हैं। और जैसा कि मेडिकल को लेकर के हम बात करें तो जैसे 2% की बजट में बढ़ोतरी दी गई, तो उससे और भी कम की गई होती तो और अच्छा रहता। क्योंकि आप देख लीजिए, जैसे हार्ट की हो गई, बीपी की हो गई, कैंसर की हो गई, ये सब दवाएं बहुत महंगी आती है, लगभग 30,000 का एक इंजेक्शन पकड़ती है। तो उस पर और भी अगर ध्यान देती सरकार तो और अच्छा रहता। बाकी शिक्षा को लेकर के 5% काफी अच्छी बढ़त बजट आई है, तो सराहनीय है। विकास को लेकर आप क्या कहें? विकास में जैसे बजट में आया है, विकास में भी बढ़ा। देखिए, बजट अच्छा है तो कहीं ना कहीं विकास ही है, विकास ही हो रहा है, तो अच्छी बात है। विकास ही है, बहुत अच्छा विकास है। लोगों ने देखिए, अभी मैं इनसे चौपन की यहाँ पर लोग बजट के बाद लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कि मतलब कि सरकार देश को हित को लेकर बजट पेश की है और सरकार जो भी की है बहुत अच्छा की है। इसी के साथ बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि लोग बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं इस बजट से। हमारे साथ नवनीत पाठक उद्योगपति भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी लेते हैं इसी पर। देखिए नवनीत जी, आज जो बड़ा बजट पेश किया गया है, लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं इस बजट को लेकर। आप क्या मानते हैं, क्या ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट मानते हैं इसे आप? देखिए, ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये बात सही है कि ये जो बजट है ये हमारे आत्मनिर्भर भारत को और ज़्यादा मजबूत और आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने वाला बजट है। इस बजट में जो सबसे बड़ा जोर दिया गया है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि आज की हम दुनिया में जिस तरह की उथल पुथल देख रहे हैं, आज अगर हम किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर हैं तो हम उतने ही अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि हमें उनकी बातों को मानना पड़ता है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का ये बहुत सही दिशा में उठाया गया कदम है, जहां पर उन्होंने इस बात का प्रोत्साहन दिया है कि हम यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर्स को या और भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे और वो आगे चल के हमारे देश के निर्माण में, हमारे देश के उत्थान में और ज़्यादा सक्रिय अच्छी भूमिका निभाएंगे। इसमें मैं इस बजट को दो तरह से देखता हूँ। एक तरह से तो मैं एक राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बजट को देखता हूँ तो एक बहुत बढ़िया शानदार बजट है। इसके लिए पूरे नंबर मिलने चाहिए। कई चीज़ों में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। इसमें बायो फार्मा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या हमारे केमिकल पार्क बनेंगे। इस तरह से जो सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, एआई के ऊपर भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आने वाले समय की चीज़ें हैं। जैसे बायो की भी अगर बात करें तो आने वाले टाइम में
जितना ज्यादा मेडिकली हम लोग स्ट्रांग रहेंगे, हमारे यहाँ की दवाएं और इन सब चीजों का जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा वो हमारे देश की मजबूती के लिए है। सेमीकंडक्टर्स कई सारे प्रोडक्शन में और आने वाली चीजों में उसका बहुत बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। तो सेमीकंडक्टर्स जितना ज्यादा है उसका हम उत्पादन कर लें और जितना हम उसमें आत्मनिर्भर हो जाएं वो हमारे लिए बहुत मजबूती देगा। इसी तरह से अगर इसमें देखें हमने हमारी सरकार ने इसमें एमएसएमई सपोर्ट फंड की भी व्यवस्था की ताकि एमएसएमई जो है वो भी और अच्छे तरीके से बड़े उद्योगपतियों के रूप में वो आगे आए और काम करें। सस्ती दवाएं हुई हैं। आप देखिए बहुत सेंसिटिव मसला है, जो कैंसर का इलाज है वो बहुत महंगा इलाज होता है और हर आदमी को कराना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी दवाओं को सस्ता करना, डायबिटीज, आज हमारा हिंदुस्तान डायबिटिक कैपिटल है तो उसके ऊपर बहुत खर्चा होता है पर बिल्कुल नवनीत पर्सन जी, का, ये तो तमाम उसके ऊपर भी चीजें हैं दवाओं को जिसको सस्ता लेकर ये करना, बजट बहुत कहीं ना बेहतरीन कहीं है। ये भी दिखाता कुछ है चीजों कि का ये बजट जिक्र बहुत आपने भी संवेदनशील किया और तरीके इसी से तरीके बनाया से गया है। देश में पर्यटन के जितने भी संभावनाएं हैं सबको टटोलने की कोशिश की गई है। जो कोस्टल लाइन पर विशेष करके ध्यान दिया गया है आंध्र प्रदेश और साउथ इंडिया की तरह, वो भी उल्लेखनीय है। इस बजट में हेरिटेज और कल्चर को बढ़ावा देने की जो बात वित्त मंत्री ने कही उस पर भी कहीं ना कहीं गौर करना जरूरी था। ये वो क्षेत्र है जहां भारत में अपार संभावनाएं हैं और कहीं ना कहीं अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था में ये क्षेत्र चार चांद लगा सकते हैं। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी बहुत जिक्र हुआ इस बार जब बजट पेश कर रही थी वित्त मंत्री, और इसके तहत अमृत स्कीम को भी कंटिन्यू किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के भारत में किस तरीके से निवेश को बढ़ावा दिया जाए बाहर से भी और भारत के भीतर भी, इस पर भी बजट में चर्चा है। और इसके साथ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम पर भी वित्त मंत्री ने कहा। नवनीत जी, उद्योगपति हैं आप खुद, कितनी जरूरत थी भारत में खास करके एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में इन स्कीम्स की, सरकार की तरफ से इस सहयोग की? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जहां तक बात है, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही, लेकिन जब आप उसको देखते हैं ब्यूरोक्रेसी में फंस के जब फाइलें रह जाती है तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सरकार को कोई ऐसा ऑब्जर्वर भी बिठाना चाहिए कि क्या वाकई में वो सहूलियत सीधे सीधे व्यापारियों तक पहुंच रही है या कुछ ही सिलेक्टेड जो बड़े व्यापारी हैं उन्हीं को सारी चीजें मुहैया हो रही हैं। मैं इसी में आगे बात आपसे ये भी करना चाहता था कि मैं अगर बात करूं तो इसमें छोटे व्यापारियों का इस बजट में कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया है। आज छोटा व्यापारी मुनाफे का बहुत ज्यादा दबाव इसलिए महसूस कर रहा है कि पीछे सारी चीजों की कॉस्ट, जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रही है। वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हो, वेयर हाउसिंग की कॉस्ट हो, रेंटल कॉस्ट हो, या यहाँ तक कि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और बहुत सारा जो कस्टमर है वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है तो वहाँ पर एमडीआर चार्जेस भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हाई है। तो उस पर एक जो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा जो गिलास खाली रह गया है, अगर उस पर भी ध्यान दिया जाता तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इस बजट में छोटे व्यापारियों के लिए अगर आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो जो एक रिटेलर व्यापारी है, मैं हमेशा बात करता हूं कि हमारा देश मजबूत तब और ज्यादा होगा जब कुछ सेलेक्टेड लोगों के पास ना होकर एक आम व्यापारी जो है, छोटा व्यापारी, बहुत कुछ इस बजट में वाह वाह है, लेकिन कुछ आह भी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं छोटे व्यापारियों को। निश्चित मैं ये नहीं कहूंगी कि अनदेखी उनकी की गई है, हालांकि सोनिया ये जरूर है कि उनके बारे में और सोचा जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लगातार जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की कोशिश में की गई है, महिलाओं के लिए तरह तरह की स्कीम लेकर आएगी सरकार, और एक तरीके से देखा जाए तो साउथ को ज्यादा फोकस करके चल रही है इसमें सरकार। ठीक है, हमारे साथ बिजनौर से हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं, दानिश मिर्जा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। देखिए दानिश, आज जो बजट पेश किया है उससे काफी उम्मीदें लोगों को थी, तो बिजनौर के लोग क्या सहमत है इस बजट से? कितने सहमत नजर आ रहे हैं? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला आज जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है आज ये बजट पेश किया है और कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि इसमें व्यापारियों और उद्योगपतियों के चेहरे के साथ साथ जो है गरीब लोगों के मुंह पे भी खुशी का इजहार देखा जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर सरकार ज्यादा सजग नजर आई। वहीं गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, डायबिटीज, लगभग डायबिटीज को लेकर जो दवाइयां पूर्ण रूप से सस्ती की गई हैं। वहीं अगर हम वाहनों की बात करें, यातायात की बात करें, तो यातायात को लेकर भी एक बहुत बड़ी राहत जो है लोगों को देने का सरकार ने काम किया है कि सीएनजी के रेट जो है वो कम किए हैं और कहीं ना कहीं स्क्रैप को जो है महंगा किया है, और इसको लेकर लोगों में जो है भारी उत्साह नजर आ रहा है। कुछ लोग भी मेरे साथ हैं, एक दुकान पे मैं इस समय मौजूद हूँ, वो अंकल मेरे साथ व्यापारी हैं, कह रहे हैं काफी अच्छा बजट है। अंकल से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है अंकल को कि आजकल कितना इंप्रेसिव है इस बजट को लेकर? आपका अच्छा बजट है, जरूरतमंद चीजें सब सस्ती हुई है, अच्छा बजट।
तो क्या कहना चाहते हैं सरकार? सही है, सरकार सही काम कर रही है। सही है, सही है। तो लोगों का कहीं ना कहीं ये कहना है कि बजट बहुत अच्छा पेश किया है सरकार ने, और जिसको लेकर काफी लोगों में खुशी भी है, और इसका इजहार करते हुए कहीं ना कहीं लोग नजर आ रहे हैं। एक भैया युवा भी मेरे साथ में है, भैया से बात करेंगे कि आखिर शिक्षा को लेकर ये बजट पेश हुआ है। आप बताओ भैया जरा थोड़ा, कैसा बजट है? सही है बजट, कितना इस पे गर्व महसूस कर रहे हैं? इतना अच्छा बजट सरकार ने पेश किया है। सही है ये। तो यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है बजट पेश किया है, और बिजनौर वासियों में काफी खुशी की लहर देखी जा रही है जी। तो मतलब बिजनौर में सभी खुश हैं, सभी संतुष्ट हैं इस बजट से। और कुल मिलाकर देखा जाए तो देश भर से ऐसे ही ओपिनियन सामने आ रहे हैं। देश भर में एक बड़ा वर्ग है, ज्यादातर लोग हैं जो इस बजट से सहमत हैं, क्योंकि भले ही इस बजट में आपको ऐसा ना लग रहा हो कि आपके व्यक्तिगत जेब को भरने या ये यूं कहे कि बहुत ज्यादा लुटने से बचाया गया है, लेकिन ये बजट देश का बजट है। और देश का बजट इस बजट को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देश के उत्थान, अभी के मौजूदा परिदृश्य में जियोपॉलिटिकल स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारी जरूरतें और विकसित भारत 2047 का जो सपना हम सबने संजोया है, वहां तक पहुंचने के लिए जो तमाम चीजों की जरूरत है उसको लेकर के ये बजट चल रही है। और कहीं ना कहीं इस बजट में समावेशी चीजों को रखा गया है। कल्चर और हेरिटेज की बात जब सामने आती है, जब उनका जिक्र हो जाता है, तो ये बजट जो है वो बेहद उल्लेखनीय हो जाता है। जिस तरीके से आयुर्वेदिक चीजों को बढ़ावा देने की बात कही गई है, नारियल जिसके हम सबसे बड़े उत्पादक हैं उनके संरक्षण और उसको बढ़ावा देने की बात कही गई है, काजू के एक्सपोर्टेशन को बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर ये बजट बहुत सोची समझी बजट है। इस पर बहुत अच्छा खासा वक्त दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। एक बार फिर एसपी शर्मा जी का रुख करेंगे। और सर, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र को लेकर भी वित्त मंत्री ने बात की, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन टेलीस्कोप इंफ्रा पर उनका जोर रहा। एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में आपको लगता है कि इस बजट से और उम्मीदें थी और कुछ बेहतर हो सकता था? जरूर इसके बारे में वो टच किया है, उसके ज्यादा डिटेल्स वो नहीं बताया, वो ज्यादा डिटेल्स हमने डिस्कशन किया है। मैंने ये बता रहा था कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को रखते हुए हम ये बजट किया गया है। हमारा साथ डिस्कशन में बहुत सारा क्लैरिटी हमारे साथ है। मैं ये बता रहा था, ये कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट है। कैपिटल बजट स्पेस का देखा होगा तो कैपिटल बजट था 8,000 करोड़, उसको 6,000 करोड़ रिड्यूस किया गया है, क्योंकि NSL है, उसका इनकम है, उसका इनकम कैपिटल हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बहुत सोच समझदारी करके किया है। और रेवेन्यू बजट 5,200 से 7,200 करोड़ तक इंक्रीज किया गया है। वो और भी बहुत बढ़िया और thoughtful increase, because many things what can be done by industries we can do it with that revenue budget. ये सेकंड है। और तीसरा है कि रेयर अर्थ मटेरियल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए वो उत्पादन करने के लिए बहुत बड़ा पुश दिया गया है। और केमिकल इंडस्ट्रीज, 3 केमिकल इंडस्ट्रीज इन एवरी स्टेट, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ये रेयर अर्थ मटेरियल है ना, मैग्नेट्स और सेवरल अदर एलिमेंट्स, they are also equally important, which we are depending on other countries like China. Yes. And geopolitical situation, it is becoming very tough. So इसको मन में रखते हुए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मन में रखते हुए ये बदलाव लाया गया है, ये बहुत बढ़िया है। और तीसरा है ये डाटा सेंटर के लिए 2047 तक टैक्स एग्जम्पशन दिया गया है। वो डाटा सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सभी डाटा यूसेज it is increasing like anything, increasing exponentially. So having data center in the country, it has strategic importance also. Data center, in the other countries we are exposed to and we can be vulnerable. So keeping the geopolitical situation in mind, having the data center in the country, giving them track exemption is really a very good move. So ऐसा, और MSME में भी 10,000 crores बढ़ा, we have allocated 10,000 crores for MSME and related industry development. That again is very important. और हम देखा होगा तो ये पूरा बजट में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हाईटेक एरिया में वो लाया गया है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। और पॉलिसी ओपन किया गया है न्यूक्लियर फील्ड में
और स्पेस सेक्टर में। बिल्कुल, ये बिल्कुल, बहुत open business है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और रेयर अर्थ मिनरल की जहां बात हो रही है, दर्शकों को जरा ये भी बताते चले कि रेयर अर्थ मिनरल्स कुछ ऐसे मिनरल्स जिसके लिए भारत फिलहाल बहुत सारे दूसरे देशों पर निर्भर है। चीन पर हमारी निर्भरता बहुत अधिक है कुछ मिनरल्स के लिए, और जैसे कि हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ मौजूदा परिदृश्य में जब ग्लोबल राजनीति में इतना कुछ हो रहा है, कभी भी तनावपूर्ण रिश्ते होते हैं, ऐसे में भारत की मुसीबतें बढ़ती हैं, और इसीलिए इस पर वित्त मंत्री ने विशेष जोर दिया है। वित्त मंत्री Semiconductor निर्मला mission had सीतारमन two को major announcements that will improve the India stack and also the IP related matters. Electronic components manufacturing scheme for 40,000 crores is a major encouragement for electronics to become self-sufficient. We have also announced establishing rare earth corridors so that India can face and be able to meet its own requirements with its materials. So once we identify and are able to explore these minerals and process them, make them available for us, our dependency on external sources for bringing in the rare earths will be lesser. And we've identified the states where we want to establish this rare earth corridors. They are going to be in Orissa, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. So these are very important developments, and they are going to have multiple decadal impact on the Indian economy. Our dependence on magnets and rare earths will be brought down. 3 dedicated chemical parks, again for reducing our import dependence. High-tech tool rooms for research. That will be set up in 2 locations. Very important thing is about the construction equipment being imported. That could be for building tunnels or metros or high energy and also heavy duty equipments which we are relying on imports. We want to manufacture them in India. And that is why I said, how does it affect a common man? It affects because firefighters today have novel, new, big ticket and small, very small firefighting tools and weapons or equipments. We don't have them in this country. That's why if there is a fire accident in some very congested area, our equipments are not able to reach those points. Whereas there are equipments which today are produced abroad, which can navigate those small corridors and go save people's lives. Whether they or huge ones, all of which we want to make sure that we will have production in this country itself, whether they are tunnel boring or anything else, from small to big, we want to bring in those very impactful infrastructure into India. So we'll support domestic manufacturing. Then container manufacturing is another, which we'll support. I think I've gone in detail talking about the textile support in various forms. One very important announcement was made, Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative, which will make sure khadi, handloom, handicrafts will all be brought in, and one district, one product will all be brought in this initiative, and we'll be able to support rural artisans, rural workers, and handloom weavers in those areas. Legacy industrial corridors have got saturated. Manufacturing happening there is now very constricted because they are not able to bring in newer robotics and others. So we want to upgrade these legacy industrial clusters so that they become cost competitive and efficiency comes into these places. Even more important is the champion MSMEs, small and medium industries, entrepreneurs, MSMEs, who are going to be given all the support, and 3-pronged approach is being taken up there. We are giving equity support, we are giving also liquidity support, above all professional support for them, so that MSMEs, the equity support is supported by a 10,000 crore SME fund, growth fund. Above all, we are also topping up the Self-Reliant India Fund with 2,000 crores. So MSMEs should not feel any dearth of resources for equity. Similarly, they shouldn't feel any difficulty for liquidity in their hands, because the TREADS platform will now be treated almost as a backed up, security backed up instrument with which they'll be able to discount and get their monies.
For professional support, we're working with the Chartered Accountant and Cost Accountant Institutes so that they can create corporate mitras who can help these MSMEs in filing their returns, doing their accounts, and so on. Above all, for youth and training, there's so much. You've heard this speech, so I won't want to take your time on it. High-powered education to employment enterprise, standing committees being formed so that they can recommend measures for service sector as a core driver of Vikasit Bharat. Part B concentrated a lot on tax and related concessions that are being offered. More importantly is the process simplification which has been announced. So elaborate measures have been taken. You will be able to also seek clarification if you want. New export opportunities for fishermen who can go into the economic India's zones, high seas, and also assess and access the global markets. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बजट में क्या कुछ खास रहा इसको संक्षेप में आसान भाषा में समझाने की कोशिश है और तमाम वो चीजें जो बदलाव लेके आया गया है और जो नई चीजें इस बजट में रखी गई है आपके फायदे के लिए, उन तमाम चीजों के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जानकारी दे रही थी। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर्स, वित्त मंत्री भी इसका एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र करती हुई नजर आई। और रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर के लिए ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को चुना गया है। यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए माइनिंग, उनके स्कोप को देखा जाएगा ताकि भारत की निर्भरता जो दूसरे देशों पर है उसको कम किया जाए, खत्म किया जाए। हमारे साथ मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है, मेहमानों का रुख कर लेते हैं। नवनीत जी आपके पास आना चाहेंगे। और भले ही आपने ये कहा कि जो लघु व्यापारी है उनके लिए इस बजट में बहुत कुछ सोचा नहीं गया है, लेकिन जिस तरीके से एमएसएमई को सपोर्ट देने की बात कही जा रही है, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सुन रहे होंगे जिस तरीके से एमएसएमई को 3 तरीके से सपोर्ट देने की बात कर रही है वित्त मंत्री, इक्विटी सपोर्ट, लिक्विड सपोर्ट और प्रोफेशनल सपोर्ट। एमएसएमई को बढ़ावा देने की तरफ ये जो सरकार का कदम है, इससे कितना फायदा आपको लग रहा है भारत में एंटरप्रेन्योरशिप को मिलने जा रहा है, युवाओं को मिलने जा रहा है? देखिए, जो प्रोफेशनल सपोर्ट की जहाँ तक बात की है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे छोटे शहरों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आज स्किल्ड अकाउंट्स के लोग नहीं मिलते हैं। आपने सारी शर्तें लगा दी हैं, आपने इनवॉइसिंग से लेकर जीएसटी से लेकर इतनी सारी कंप्लायंस डिजिटल रूप में बढ़ा दी हैं, लेकिन आज उनको करने वाला नहीं है। और जो कर रहे हैं वो कई बार गलत कर देते हैं, तो उसकी वजह से व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो ये प्रोफेशनल सपोर्ट में जो मित्र बनाने की जो इनकी योजना है, जो हम लोगों को देखेंगे, अगर ये योजना सक्सेसफुल होती है तो आप निश्चित जानिए कि एमएसएमई जो है बहुत आगे, बहुत अच्छे तरीके से आगे आएंगी। दूसरी चीज़ जहाँ तक है, जो उन्होंने और भी चीज़ें बोली हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये बजट इन्होंने बनाया है वो देश को बहुत ज़्यादा आगे ले जाने वाला, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा सॉलिड मेंटेन रखने वाला बजट है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बस ये है कि मैं जो बात कह रहा था वो इसलिए कह रहा था कि आज के दिन सब लोग बहुत बढ़िया बढ़िया बताएंगे, क्योंकि सब कुछ बढ़िया है बजट में, लेकिन हम ही लोगों का कर्तव्य ये भी कि सरकार की थोड़ा सा उस तरफ भी नज़र पहुंचाना है कि जहां पर वो ये देख सके कहां पर दिक्कतें आ रही हैं। आज मैं जीएसटी की बात इस बजट के टाइम पर करना चाहूँगा कि जीएसटी कंप्लायंस की वजह से इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है छोटे व्यापारियों का, तो वहाँ भी किसी न किसी तरह के ऑब्जर्वर को बिठाने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ अच्छे के लिए है वो छोटे लोगों को त्रस्त कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर फर्जी रूप से नोटिस दिए गए हैं और फर्जी रूप से उनसे उगाही की गई है। तो ये सब चीज़ें भी हैं, हम लोग अच्छा कर रहे हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी वो धन्यवाद के पात्र इसलिए भी हैं कि पिछले जो भी बजट उन्होंने बनाए वो उस समय के हिसाब से बहुत ही अच्छे और श्रेष्ठ बजट रहे हैं। तभी आज आप देखिए इन परिस्थितियों में जब दुनिया की इकोनॉमी हिली हुई है, हम अपनी ग्रोथ करते जा रहे हैं, हमारी जीडीपी बढ़ती जा रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पर उनको अगले बजट तक नज़र डालने की ज़रूरत है, जिससे हमारे छोटे व्यापारी भी ये कह सके कि इस बजट से उनको भी कोई लाभ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल नवनीत जी, देखिए जिस तरीके से इस बजट में टैक्स को लेकर ज़्यादा बातें हुई है,
टैक्स को डीक्रिमिनलाइज करना क्या आप सही मानते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं? क्योंकि सरकार का मानना है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो ज्यादा टैक्स पेयर सामने आएंगे। आप किस तरीके से इसको पॉजिटिव लेते हैं या फिर नेगेटिव? आपकी आवाज नहीं आई, क्या चीज कह रहे हैं? जी, सरकार की तरफ से टैक्स को लेकर आज काफी बातें कही गई हैं और टैक्स को डीक्रिमिनलाइज भी किया गया है। पहले ये होता था कि अगर तुमने कहीं पर पैसा छिपा के रखा है और अगर वो सामने आता है तो उसमें पेनल्टी या फिर सजा दी जाती थी, लेकिन अब सजा को हटा दिया गया है, सिर्फ आपसे पेनल्टी ली जाएगी। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऐसा होता है कि व्यापारी कोई चोरी नहीं कर रहा होता है, कहीं ना कहीं किसी वजह से जो है गलत कोई फॉर्म फाइल हो गया, इस वजह से दिक्कतें आती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जेल जाने की उससे बच जाते हैं और हम 30% का जो टैक्स दे देंगे। तो एक सेफ्टी है, ये बहुत बहुत बढ़िया कदम उठाया सरकार ने और ये मजबूत करने वाला कदम है छोटे व्यापारियों के लिए भी। बिल्कुल, और यहाँ पर 2 तरीके का प्रावधान भी इसमें किया गया है। सोनिया, आप दर्शकों को भी जानकारी देते चलेंगे। इस चीज के अंदर 2 तरीके की चीजें की गई हैं। पहले कैटेगरी में उन लोगों को रखा गया है जिन्होंने अपने इनकम को डिस्क्लोज ही नहीं किया है, उनके ऊपर 30% का फेयर मार्केट का कॉम्पनसेशन लगाया गया है और सजा हालांकि हटा दी गई है, लेकिन 100% का उनके ऊपर टैक्स भी लगाया गया है। और दूसरी तरफ उन लोगों को रखा गया है जिनका जिक्र अभी सर कर रहे हैं कि ये वैसे लोग हैं जिनके पेपर वर्क में त्रुटियां रह जाती हैं, तो 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। हालांकि सजा का जो प्रावधान है वो आपके लिए भी नहीं है। राजेश्वर प्रसाद पेन्यूली जी हमारे साथ जुड़े हैं, अर्थशास्त्री हैं और बेहतर समझेंगे बजट को इनके माध्यम से। और सर, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये रहने वाला है कि लगातार कॉर्पोरेट मित्र, एमएसएमई, इन चीजों की चर्चा तो हो रही है इस बजट को लेकर। जब एज एन इकोनॉमिस्ट जब आप इस बजट को देखते हैं तो ये पूरा बजट आपको मौजूदा भारत की परिस्थिति के हिसाब से सटीक लगता है या हम आने वाले भविष्य की कल्पना की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं इस बजट के साथ? सर, अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। धन्यवाद शिवानी जी। आने वाले, हम बात सिर्फ कल्पना की बात नहीं है, ये फैक्चुअल है। एक रोड मैप बनाया, माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं हम रोड मैप पे चल रहे हैं। मतलब भारत सरकार जो है वो एक रोड मैप बनाई है, उस रोड मैप को अचीव करने के लिए टारगेटेड प्लान के हिसाब से चल रही है और सारी चीज़ें उसी ढंग से करी जा रही है। एट द सेम टाइम उस जो उनके सोशल ऑब्लिगेशन किसी भी सरकार के होते हैं, चाहे गरीब लोग हों, चाहे छोटे व्यापारी हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे हमारी छोटी बहनें हों, इनका भी एक जो सेक्टर होता है, जो हमारे सोशल ऑब्लिगेशन है, उनको भी पूरा करने की हर तरीके से कोशिश की जा रही। लेकिन मेन अल्टीमेटली आप वर्ल्ड इकोनॉमी में कैसे आएंगे? अल्टीमेटली आपके पर कैपिटा इनकम या आम आदमी का जीवन अबव द लाइन कैसे ऊपर कैसे उठेगा, गरीबी रेखा से बाहर कैसे निकलेंगे, उस दिशा में काम किया जाए। कि इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इस वाले बजट में आपको एक ओवरऑल एक इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात की गई है। चाहे अब लोग बार बार कहते हैं कि चाइना में क्या, आप किसी एक सिटी में जाए तो एक बटन से लेके अगर आप शर्ट बनाने की कंपनी में जाए तो वहाँ से बटन से लेके सारे जो भी उद्योग है उससे रिलेटेड, तो यहाँ भी पहले भी था। अगर आप मुरादाबाद जाते तो आप पीतल या ब्रास के उनके उद्योग चलते थे, एक जमाने में वो भी था। कुछ जगह पे चीनी उद्योग होता था, उसी आसपास चीनी मार्केट होता था, अन्न का उद्योग होता था, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज हो गया, उसके अलग अलग रीजन्स रहे होंगे। तो ये देखा गया है कि अगर आपको वर्ल्ड इकोनॉमी में रहना है तो आपको कॉम्पिटिटिव रहना है, आप अगर सारी सुविधाएं एक जगह पे देते हैं, अगर एक जगह पे बनाते हैं, एक हब बनाते हैं, उसका नाम चाहे आप पार्क दे लीजिए, उसका नाम चाहे कॉरिडोर दे लीजिए, उसका नाम आप चाहे डिजाइन कर दीजिए। जैसे आप रेयर अर्थ की मार दे, रेयर अर्थ एक ऐसी चीज़ थी जिसने चाइना ने अमेरिका तक को जो है ब्लैकमेल कर लिया था कि रेयर अर्थ सप्लायर वर्ल्ड वाइड जो है सबसे बड़ा सप्लायर रेयर अर्थ का वही है। बिल्कुल। और राजेश्वर जी, पाकिस्तान भी बलूच के साथ जो कुछ भी बलूचियों के साथ जो प्रकरण चल रहा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान जो लॉलीपॉप अमेरिका को दे देता है जिसकी वजह से अमेरिका के सुर बदल जाते हैं भारत को लेकर, इसके पीछे भी वो रेयर अर्थ मिनरल्स का लॉलीपॉप ही है। तो कहीं ना कहीं भारत को जियोपॉलिटिकल परिदृश्य में रेयर अर्थ पर फोकस करने की बहुत जरूरत थी, और ये अगर हमारा मजबूत हो जाता है तो वैश्विक पटल पर हम बहुत मजबूत और सुरक्षित हो जाएंगे, चीन के सामने भी, अमेरिका के सामने भी। ये बहुत अच्छा जिक्र छेड़ा आपने। हालांकि मैं एक और चीज के बारे में बात करना चाहूंगी आपसे, जिसकी चर्चा मुझे आज के बजट में बहुत अच्छी लगी, आपके माध्यम से भी समझना चाहूंगी आपके नजरिए को, जिसमें सिटीज की बात जब की गई, इस बार टियर 1 सिटीज नहीं, टियर 2 सिटीज और टियर 3 सिटीज पे फोकस रहा।
इस बजट में, और इसको ही आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। ये शहरों से होते हुए टाउन तक और फिर गांव तक पहुंचने के रोड मैप के तौर पर देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, आप डिसेंट्रलाइज करने की बात है ना। हम अननेसेसरली कंसंट्रेट कर रहे हैं, चाहे मैन पावर की कर रहे हैं, तो जो उसको जो उनके जो मान लीजिए दिल्ली है या बॉम्बे, जो उनके सिविक एम्यूनिटीज है, दूसरी जो सुविधाएं हैं, उस पर अननेसेसरली इतना ज़्यादा वेट दबाव पड़ता है, वो भ्रष्ट होने की उस स्थिति में आ गई है। और दूसरी बात है, जो छोटे छोटे शहर हैं, दूसरी जगह हैं, वो डेवलप नहीं हो पा रहे। तो आपको जरूरी है डेवलप करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? किसी भी शहर को डेवलप करने के लिए कोई ना कोई इंडस्ट्री चाहिए होती है। अगर आप हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में एक जमाने में BHEL वहाँ लेके गए थे, तो BHEL जब लेके गए तो उसके आसपास की सिटी और एरिया डेवलप हो गया। तो आपको डेवलप करने के लिए तो वहाँ से एक BHEL एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री लेके, अब हम पूरे हब की बात कर रहे हैं, अब हम पूरे उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि एक ही टाइप की इंडस्ट्री एक जगह पे ले जाए और छोटी टायर 2 टायर 3 सिटी में लेके जाएंगे, तो वो सिटी भी डेवलप होगी, उस जगह पे स्किल वर्कर होगा, और एक जो लगातार जो बहुत हॉलिस्टिक और बहुत दूरदर्शी सोच यहाँ पर सरकार की देखने को मिली है। हमारे साथ विजय उपाध्याय सर भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 पर। और थोड़ा सा इतर, अब तक जो हम बातचीत कर रहे हैं, MSME पर हम बातचीत कर रहे हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स पे बातचीत कर रहे हैं, और अभी हमने टियर 2 टियर 3 सिटीज को जिस तरीके से सरकार ने बजट में प्राथमिकता दी है, इस पर बात कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा इतर मैं जिक्र इसका भी करना चाहूंगी, ये जो 3 नेशनल वाटरवेज का जो जिक्र किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने, विजय सर, इसको किस तरीके से देखा जाए? पोर्ट्स ऑफ कालिंगा का उन्होंने जिक्र किया, डांगरा का जिक्र किया, और वाटरवेज को 6% से 12% तक 2047 तक बढ़ाने की बात कही। एक नया विकल्प, हालांकि विकल्प हमारे पास है, लेकिन उसको और बेहतर करने की दिशा में सरकार का जो ये कदम है, ये कहीं ये किसी ने नहीं सोचा था, ये मैंने नहीं सोचा था। किस तरीके से इसको देखते हैं आप? देखिए, नेशनल वाटरवेज के लिए काफी पहले से चर्चा चल रही है, और हल्दिया टू काशी का पहला इन्होंने ओपन भी कर दिया था, जो नेशनल वाटरवे। ये एक्चुअली हमारे बगल में साउंड अचानक शुरू हो गया, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहा था। तो ये पहला वाटरवे हल्दिया टू काशी, आप किसी और को ले लीजिए, मैं जरा इसे बंद कराता हूँ। जी ठीक है। इसी बीच हमारे सहयोगी भी सोनिया लगातार बने हुए हैं ग्राउंड से। बिल्कुल, उपेंद्र सिंह राणा हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। उपेंद्र, लोगों की काफी उम्मीदें थी, क्या उन उम्मीदों पर खरा उतर पाया है ये बजट? देखिए, जिस तरीके से ये बजट पेश हुआ है, और इस बार 9वीं बार जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया, और जिस तरीके से इस बजट को काफ़ी खास जो है वो माना जा रहा था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से इसका जिक्र किया, ग्लोबल भारत की दिशा में जो है इस बजट को जो है वो बताया गया, रिफॉर्म वाला ये बजट इसको जो है वो बताया गया। हमारे साथ बजट एक्सपर्ट राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बजट में क्या कुछ खास है, किस तरह से इस बजट को आप देख रहे हैं। सर, क्या लगता है जो ये बजट जिस तरीके से आया, क्या ये आम लोगों की उम्मीदों भरा ये बजट इसको मान रहे हैं जिस तरीके से बजट पेश हुआ है? नहीं, देखिए, जहाँ तक 2026-27 बजट की बात है, ये अपने आप में एक जो है अलग तरह का बजट मुझे लग रहा है। क्यों? इसमें सबसे खास बात क्या है कि ये बजट जो है सिर्फ 1 साल का बजट नहीं दिख रहा है, इसमें जो भी इंक्लूजन है वो अगले 5 सालों के लिए और 20-25 सालों का के लिए जो है, जिस तरह से जो है उन्होंने एक उसको विजुलाइज करा है, उसके बेस पे हम इसको एक वर्ड में कह सकते हैं, ये अपने आप में एक इंक्रीमेंटल बजट है। क्योंकि लास्ट ईयर जो टोटल बजट था वो करीबन 50 और 51 लाख करोड़ के आसपास था, इस साल करीबन 53.5 लाख करोड़ से ऊपर का ये बजट है। जहाँ तक आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर करीबन 11.11 का जो है एलोकेशन था, और उससे ज़्यादा का जो है कैपेक्स जो है पिछली बार जो है बजट था, और इस बार करीबन 12.2 लाख करोड़ का जो है कैपेक्स जो है सरकार ने अनाउंस करा है। तो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर से ये बजट जो है एक इंक्रीमेंटल बेसिस है। अगर आप ये देखें कि किस किस सेक्टर में, जहाँ तक आप देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगे, इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग उसमें करीबन 40,000 करोड़ का प्रावधान दिया है। जहाँ तक अगर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, उसमें एक एडिशनल एलोकेशंस दिए हैं। बायोफार्मा जो है उसमें करीबन 10,000 करोड़ का वो करा है, और इसमें से एसएमई और
सेक्टर के लिए एक इन्होंने इस तरह का जो है एक इजी एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें एसएमई सेक्टर जो है वो एडवांसेस ले सकता है, लोन ले सकता है और अपने आप को वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। तो उसके लिए कुछ इन्होंने जो है स्पेशल जो है एलोकेशंस और प्रपोजल्स इस बजट में दिए हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि जो हम ये ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक की बात करते हैं, सरकार ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की जो है अनाउंसमेंट करी है, जो कि अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है। और अगर आप ये देखें उसमें ज़्यादातर जो है साउथ या साउथ वेस्ट कॉरिडोर उन्होंने बनाया है, क्योंकि वहाँ से ही जो है अगर आप ये देखें कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है और वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वर्ल्ड में जाती है। तो उस लॉजिस्टिक को हाई स्पीड कॉरिडोर, जैसे अगर आप जानते हैं कि लॉजिस्टिक जो हमारा जो परसेंटेज जो आता है, जो एक्सपेंस आता है हर एक किसी उसमें इंडस्ट्री में करीबन 12% के आसपास उसको आंका जाता है। और सरकार हर बार चाहती है कि लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है उसको हम 6% पे लाएं। तो वो जो है एक लॉजिस्टिक कॉरिडोर एक अपने आप में एक बहुत प्लस जो है फैक्टर इसमें जो है एक एलोकेशंस उसमें दी हैं और मुझे लगता है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है अच्छा उपेंद्र, एक बढ़ावा सवाल देने सर में से काम ये भी करेगा। पूछेगा, इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म के ऊपर बात करी है, जिस तरीके कैंसर से की दवाइयां जो है ट्रैकिंग और सस्ती हो, हाइकिंग को इस बढ़ावा बारे में देने की बात कही जा रही है और इसमें हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का जिक्र भी किया गया है। उत्तराखंड से हैं आप और सर से जरा समझने की कोशिश करिएगा कि उत्तराखंड के विकास को कितनी रफ्तार मिलेगी ये जो ट्रैकिंग और हाइकिंग को बढ़ावा देने के लिए, और यहाँ पर एक विशेष कॉरिडोर बनाने के लिए निर्मला सीतारमण ने उत्तराखंड का भी जिक्र किया है। जिस तरह से चाहे हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो और उत्तराखंड हो, जिसमें चेकिंग और हैकिंग को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बात की है और विकास की गति को अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के लिए किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, क्योंकि अभी तो गजट नोटिफिकेशन नहीं आया है, कल वो आएगा तो कल उसमें क्लियरिटी होगा कि कहाँ क्या एलोकेशन है, किस मद में कितना एलोकेशन है। बट जो मोटी मोटी बात जो समझ के आई है, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, इस बार जो है सेंटर ने जो है स्टेट्स को जो लोन देती है, स्टेट को जो पैसा देती है, उसमें अपने एलोकेशंस को बढ़ाया है। तो डेफिनेटली जो भी हिमालय राज्य है, J&K है, हिमाचल है, उत्तराखंड है या नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे जो है ज़्यादा एलोकेशन ऑफ फंड मिलेगा। एक तो चीज़ है और उससे जो है डेवलपमेंट में एक स्पीड जो है दिखने को दिखेगी। लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही है कि टूरिज्म के लिए हम एक एडिशनल जो है एक फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसमें हम टूरिज्म को ज़्यादा जो है प्रमोट कर सके। तो मुझे लगता है क्योंकि उत्तराखंड जो है अपने आप में टूरिज्म से बहुत सारा जो है रेवेन्यू आता है, तो टूरिज्म सेक्टर के ऊपर अगर ज़्यादा एलोकेशन होगी तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका जो है डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके से राजेंद्र बिष्ट जी का ये कहना है कि काफ़ी जो ये बजट जो है लॉन्ग टर्म वाला बजट जो है इसको माना जा रहा है, और जिस तरीके से उत्तराखंड के लिहाज से जो टूरिज्म को लेकर जिस तरीके से जो बात निर्मला सीतारमण ने की और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था जो उत्तराखंड की जो टिकी हुई है वो सबसे ज़्यादा टूरिज्म पर टिकी हुई है, तो उसमें भी विकास की गति को जो है उत्तराखंड में जो है वो तेजी मिल सकती है। तो इस पर भी काफ़ी काम जो है वो यहाँ पर होगा, जिससे जो है विकास की गति टूरिज्म पर डिपेंड रहता है। उत्तराखंड की सरकार लगातार ये कोशिश करते रहती है कि टूरिज्म किस तरीके से बढ़ाया जाए यहाँ पर, और निर्मला सीतारमण ने जो बड़ी घोषणा की है वो इसी का नतीजा है। मुरादाबाद से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद नजीर, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मोहम्मद नजीर, देखिए MSME, देखिए मोहम्मद नजर हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद नजर, देखिए MSME पर भी फोकस किया गया है, जो छोटे उद्योगपति हैं वो आज कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं इस बजट के बाद? देखिए, अगर मुरादाबाद की बात करें, मुरादाबाद पूरे विश्व में जो है नजर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक, जरा आप इसको ठीक करें। तब तक हम विजय सर के पास चलते हैं। विजय सर, अब सही है? अब आपकी आवाज मिल पाएगी हमें? जी जी बिल्कुल। उसी सवाल को लेकर सर आपके पास लौटना चाहूंगी। देखिए, ये जो वाटरवेज हैं, इसकी कोशिश सरकार ने पहले से शुरू कर दी थी। हल्दिया काशी पहला वाटरवे शुरू भी कर दिया था, जिसमें अलकनंदा नाम का एक क्रूज आया गया था, लेकिन वो अभी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हो पाया, छोटे कार्गो उसमें चलते हैं। लेकिन जो देश में वाटरवेज को विकसित करने, क्योंकि अगर आप देखें तो 200 साल पहले हमारे यहाँ का पूरा व्यापार नदियों के जरिए सबसे ज्यादा होता था, क्योंकि वो फास्ट, उस जमाने का सबसे फास्ट तरीका वही था, क्योंकि रोड से वो बैलगाड़ी या तांगे से जाते थे तो उसमें टाइम लगता था, जबकि नाव के जरिए
कम टाइम में ज्यादा सामान पहुंचाया जा सकता था। अब सरकार अगर फिर से वाटरवेज विकसित करने की बात कर रही है तो निश्चित तौर पे उन नदियों में पानी होना बहुत जरूरी है, तो सरकार इसका भी इंतजाम करेगी। और जब वाटरवे के तौर पे डेवलप करेंगे तो उसमें वाटर भी होना चाहिए, तभी उसमें बड़े क्रूज चल सकेंगे, छोटे क्रूज चल सकेंगे। और अगर हैवी उसमें माल वाहन ले जाना है तो भी वाटर होना बहुत जरूरी है। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो जो उसमें कास्ट है बहुत कम हो जाती है वाटरवे में, दूसरा नदियों को भी पानी से भरा हुआ रखने की कोशिश होगी, यानी जो इनकम वहां से होगी वो उसी पे खर्च होगी। तो एक अच्छा प्रयास के लिए अभी तक पूरी तरह प्रैक्टिकल नहीं हो पाया है। सरकार लगातार इसके बारे में बात कर रही है, लेकिन कोई तो ऐसा देखना होगा फार्मूला कि भी इस बार सरकार इस पर नहीं कितना जोर देती है। विजय सर, एक और चीज मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी। 1.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन 2026-27 के लिए स्टेट्स को देने का जो प्रस्ताव रखा गया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस तरीके से कहा कि ये फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स राज्यों को दिया जाएगा, इसको किस तरीके से डिकोड किया जाए, राज्य में इसकी उपयोगिता किस तरीके से की जा सकती है, और क्या ये सभी राज्यों के लिए किया गया है? देखिए, फाइनेंशियल ग्रांट देने के पहले एक कमीशन आता है जिसे वित्त कमीशन कहते हैं, और राज्यों में बैठकें करके आवश्यकताओं का निर्धारण करता है कि कहाँ पे ऐसे कौन से कोर एरिया हैं जहां पे जो रूटीन की योजनाएं हैं, स्टेट का, सेंटर का, या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत, जिला नगर निगमों का, ये इनके फंड से काम नहीं हो पा रहा है, कौन से ऐसे इलाके हैं, तो उसमें स्पेशल पैकेज के तौर पे ये वित्त कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन होती है वो पैसे दिए जाते हैं। कुछ इसमें योजनाएं लगातार चलती हैं, तो ये रकम बढ़ाई जानी अच्छा है। हालांकि अगर आप देखें कि साल दर साल ये बढ़ रही है, धीरे धीरे आवश्यकताएं हालांकि कम हो रही हैं, क्योंकि बहुत से इलाके अब काफी कुछ सेचुरेटेड हो गए हैं। और सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा है, ये गांव-गांव हर घर नल वाली जो स्कीम है, उससे काफी कुछ लोगों को राहत मिली है। लेकिन वित्त कमीशन के द्वारा जो पैसा मिलता है वो रूरल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ में लोकल बॉडीज में भी ये काफी क्रूशियल रोल इसका होता है। ठीक है। तो ये जो रकम बढ़ी है, इससे स्टेट का हिस्सा बढ़ेगा और उसका फायदा राज्यों को होगा। तो कुल मिलाकर राज्यों के साथ समन्वय बनाकर किस दिशा में इन पैसों का इस्तेमाल किया जाना है, इस पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि विकास के लिए इस्तेमाल होगा, और विकास निश्चित है इन पैसों से। एक बार फिर हमारे सहयोगी मोहम्मद नजर हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। व्यापारियों के साथ है, पीतल व्यापारियों के साथ इस वक्त नजर आपकी मौजूदगी है, उनकी मनोदशा कैसी है? इस बजट के इर्द गिर्द खुश हैं वो, मालामाल महसूस कर रहे हैं खुद को, या थोड़ी सी आग कसक उनमें है? क्योंकि लगातार कुछ विशेषज्ञ बता रहे हैं कि छोटे व्यापारी कहीं ना कहीं थोड़े से असंतुष्ट हैं। नहीं, जो मुरादाबाद है, मुरादाबाद पूरे विश्व में चिकन नगरी नाम से पहचाने जाता है। जहाँ जैसा ये बजट आया है तो मुरादाबाद के जो व्यापारी छोटे मजबूत हैं उनका बिल्कुल भी इस पे अभी संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं जो हिसाब से बजट आना चाहिए था उस हिसाब से हमारा बजट आया। हमारे साथ कहने के लिए कुछ व्यापारी हैं बात करने के लिए, और अगर हम बात करें तो उनका साफ कहना है कि हमारे हिसाब से जो बजट आने चाहिए था वो बजट अभी तक नहीं आ पाया है। तो ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या लोग इससे संतुष्ट नहीं? भैया क्या कहना चाहेंगे किस हिसाब से बजट आया आपका? भैया, आज जो केंद्र सरकार ने बजट पेश करा है, हमारी गृह मंत्री आदरणीय श्री निर्मला सीतारमण जी ने, बजट व्यापारी हित में है, बजट स्वागत योग्य है, अच्छा बजट है। और मैं तो ये कहूंगा कि 2027 का चुनाव नजदीक आने वाला है, इसे देखकर भी बजट है। और देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को रखकर सरकार ने बजट पेश किया है। हर किसी की मंशा सरकार पूरा नहीं कर सकती। आज प्रधानमंत्री जी देखिए पूरे देश में डंका बजा हुआ है और सबके साथ साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, मगर फिर भी कोई ना कोई उंगली उठा देता है। मैं समझता हूँ बजट बहुत सही है। और तो कुल मिलाकर सोनिया, देखिए किस तरीके से व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं कसक जरूर है उनके मन में सोनिया, लेकिन वो ये समझ भी रहे हैं कि जब बजट की बात आती है, समावेशी बजट बनाने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ कसक रह जाना बहुत आम है, इतनी ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। हालांकि छोटे व्यापारी कहीं ना कहीं इस बजट से असंतुष्ट शिवानी, हर वर्ग को साथ लेकर जाने की कोशिश पूरी तरीके से की गई है वित्त मंत्री की तरफ से, लेकिन छोटे उद्योगपतियों को थोड़ी निराशा जरूर हुई है। बिल्कुल, और लगातार बजट पर हम बात कर रहे हैं सोनिया, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी मेहमानों का, हमारे सहयोगियों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।